हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप। वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय कला और संस्कृति का ये सेकेंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देख लिया था जो हमारा पूरा का पूरा जो आपका जो स्तूप का था। ठीक है, जो स्तूप के बारे में पूरा हम लोगों ने डिटेल में देखा था। ये हमारा टॉपिक चल रहा है भारतीय कलाएँ। ठीक है, भारतीय कलाओं के अंतर्गत स्थापत्य कला में चल रहा था प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला, उसमें स्तूप पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्तूप के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात की थी। ये मतलब देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, कि क्या हर्मिका होती है, क्या अंड होता है, तो ये सब पूरा देखा था। और मौर्योत्तर काल के बारे में भी हमने देखा था, गुप्त काल के बारे में भी देखा था कि कैसे कैसे उनका डेवलप हुआ है जो स्तूप थे। ठीक है, और उसके कौन कौन से साक्ष्य थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसमें आंसर की हम लोगों ने बात की थी कि कैसे इस पे जो आंसर बने तो उसको कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा कि प्रारंभिक स्तूप या बौद्ध दर्शन लोक विश्वासों यानी फोल्क मोशन जो होते हैं तथा आम जीवन के विषय को का सुंदर मेल है। ठीक है, तो इस पे चर्चा करनी है। या फिर जो बौद्ध स्तूप कला जो प्रारंभिक लोकपन्य विषयों एवं कथात्मक जो कथानकों को चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों की सफलतापूर्वक व्याख्या करती हैं, विभेदीकरण कीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज पूरा ये डिटेल में देखेंगे कि किस प्रकार हमको आंसर लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो जो बात करें तो स्तूप जो स्थापत्य कला यानी मूर्ति कला परंपरा प्रदर्शन और लोक विश्वास से जुड़े विषयों की सुंदरता की अभिव्यक्ति है। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है जो लोक कथाएँ हैं और मूर्ति परंपरा है और दर्शन है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने बता दिया। अब ये हमारा मतलब इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हो गया। उसके बारे में अब बात करें तो प्रारंभिक स्तूप समाधि का प्रतीक एक स्थापत्य संरचना होते थे जो विभिन्न अंग प्रत्यांगों यानी अंड हर्मिका छत्रवालिका वेदिका तोरण द्वारा ये मिलकर बने होते थे। ठीक है, तो स्तूपों के वेदिका एवं तोरण द्वार पर विभिन्न विषयों से जुड़ी मूर्तियों की को काफ़ी कलात्मक ढंग से उत्कीर्ण किया जाता था। ठीक है, और जिसे सांची भरहूत अमरावती में देखा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा सेकेंड हो गया। और उसके हमको मैप थोड़े से बना देंगे। तो देखो ये अंड हो गया। ठीक है, और ये तुम्हारी हर्मिका हो गई, छत्र हो गया, और ये वेदिका हो गई, ये तोरण हो गया। तो ऐसे अगर चित्र बना दोगे ना पेपर में तो आपका जो मतलब आपका जो एग्जामिनर के सामने बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपको अच्छे एक्स्ट्रा 2-3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं ऐसे अगर आप लोग हम जो इसमें कोई जो चित्र बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे स्तूपों के साथ लोक प्रचलित विषयों एवं कथानकों से संबंधित अनेक शिल्प उकेरे जाते थे। बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं की हीनयानी और महायानी परंपराओं में वर्णनात्मक ढंग से दिखलाया जाता था। ठीक है, और सांची भरहूत और अमरावती में हाथी अश्व पीपल वृक्ष के आदि के माध्यम से इनका वर्णन किया जाता था। कि मतलब पहले हाथी बनाया जाता था, अश्व बनाए जाते थे, पीपल का वृक्ष होता था, तो इसको भी इसमें बनाया जाता था। ठीक है, और इसका वर्णन इसके माध्यम से इसका वर्णन मिलता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित जातक कथाओं को भी कला के माध्यम से दिखाया जाता था। लोक प्रचलित विषयों जैसे कि यक्ष यक्षिणी बौनों और पशुओं तथा पुष्पलताओं तथा नव सूर्य किन्नर नृत्य संगीत आदि के दृश्यों को भी स्तूप पर अंकन किया जाता था। ठीक है, तो देखो यक्ष यक्षिणी जो होते थे उसका चित्र अंकित किया जाता था, और ये बौने होते थे इनको, और पक्षियों और पुष्प लताओं का। ठीक है, और नाव सूर्य। ठीक है, और किन्नर नृत्य संगीत इनका भी उसमें अंकन किया जाता था जो भी वो रहते थे। ठीक है, जो स्तूप रहते थे तो आदि दृश्यों से स्तूपों का अंकन किया जाता था। और भरहूत तथा अमरावती आदि स्तूपों में अनेक ऐतिहासिक घटनाओं जैसे कि राजाओं राजकुमारियों एवं आम स्त्री पुरुष को भी उत्कीर्ण किया गया है। तो देखो इसमें भरहूत और अमरावती में ये अंतर आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे जो घटनाएं होती थी ऐतिहासिक राजाओं से संबंधित और राजकुमारों से संबंधित और जो आम स्त्री पुरुष होते थे, ठीक है, उनके बारे में भी अंकन किया जाता था। ठीक है, और प्रारंभिक स्तूपों का निर्माण बौद्ध दर्शन और आदर्शों से प्रभावित होकर किया जाता था। और स्तूपों को मृत्यु एवं दुख का प्रतीक न मानकर पूर्ण आनंद एवं ज्योति का प्रतीक माना जाता था। इसके विभिन्न अंग प्रत्यंग
भिन्न भिन्न बौद्ध आदर्शों की व्याख्या करते हैं, जैसे कि अंड शांति का, हर्मिका पवित्रता का, छत्र बुद्ध की शिक्षा का, ठीक है, और वेदिका जो होती है पवित्र भूमि का, तोरण चारों दिशाओं का प्रतीक माना जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार हमको देखो कैसे मॉडल किया गया आंसर है, आप लोग देख सकते हैं कि मतलब कुछ छूटा भी नहीं है और उसका कुछ रिपीटिशन भी नहीं हुआ है, और उसको अच्छे से मतलब कैसे उस क्वेश्चन को गढ़ा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, अतः कहा जा सकता है कि प्रारंभिक स्तूप कला लोक प्रचलित विषयों, कथानकों तथा बौद्ध आदर्शों की सफलतापूर्वक व्याख्या है ये, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो आंसर है, इस प्रकार देखो किस प्रकार इसको मॉडल किया गया है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो इसी प्रकार आपको फ्रेम करना है आंसर को। तो ऐसा अगर आप आंसर फ्रेम कर देते हैं तो आपको 20 में कम से कम 8-9 नंबर आराम से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमको करना है। अब ये सांची का स्तूप देखो, इसको हमने मैप भी ऐड कर दिया है, तो ये सांची का स्तूप होता था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सांची का स्तूप है, छत्र है, और ये तुम्हारी हर्मिका है, तोरण है, ये आपको अंदर वेदिका देखने को मिलेगी, और ये प्रदक्षिणा पथ होता है, इसके चारों तरफ बना होता है, ठीक है। और ये छोटी छोटी ये देखो चित्र इस पे दिख रहे हैं, ये चित्र जो बने हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार चित्र बने होते थे। और ये भरहुत स्तूप है, तो ये भरहुत स्तूप इस तरह से बना होता था, और ये अमरावती स्तूप देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये भरहुत है और ये अमरावती स्तूप है। तो इसके ये अंतर आप लोग देख सकते हैं। अब इनके बारे में देखेंगे कि क्या क्या अंतर हैं, स्तूपों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम लोग सांची के जो बारे में, सांची स्तूप, भरहुत स्तूप और अमरावती स्तूप के बारे में डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या इनमें अंतर था, ठीक है, ठीक है। तो इनको क्यों मतलब अलग से देखा जाता था, तो इसमें बौद्ध धर्म प्रचार जो अशोक के समय हुआ था, तो ये सांची का जो स्तूप का निर्माण हुआ था, ठीक है। भरहुत और अमरावती के बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अगर सांची की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची की पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ कुल 3 स्तूप हैं, ठीक है। इसमें 3 स्तूप कौन सा है, महास्तूप अशोक निर्मित है, एक 10 बौद्ध भिक्षुओं की याद में बना है, और बुद्ध के शिष्य जो शरीय थे उनके पुत्र महामोगदलायन का स्तूप भी यहाँ पर मतलब देखने को मिलेगा, महामोगदलायन का, ठीक है। तो ये 3 स्तूप, 3 प्रकार के स्तूप वहाँ पे सांची में देखने को मिलेंगे। अगर भरहुत की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में है, ये रायसेन जिले में है, ये सतना में है, और इसका निर्माण मुख्यतः अशोक के द्वारा कराया गया था। शुंग के संरक्षण में इसका और विकास हुआ है, ठीक है। तो भरहुत का शुंगों ने भी विकास किया है। और अमरावती की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी घाटी में स्थित है, और इसका निर्माण इक्ष्वाकु और सातवाहनों के संरक्षण में किया गया है। तो देखो इसका अशोक और शुंग ने करवाया है, ठीक है, और सांची का अशोक ने करवाया है, और इसमें जो शुंग और सातवाहन थे साउथ में, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी आप लोग देख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो सांची का स्तूप था कलात्मक ढंग से काफ़ी भव्य स्तूप है, जो आज भी सुरक्षित है। यहाँ सर्व सर्वांगपूर्ण स्तूप यानी चित्र सहित विवरण दिया गया है, ये तो यानी यहाँ पर चित्रों का भी विवरण मिलता है, आराम से आप लोग वहाँ देख सकते हैं जाकर, ठीक है। और भरहुत स्तूप के बारे में अगर बात करें तो भरहुत स्तूप का संपूर्ण ढांचा प्राप्त नहीं हुआ है, केवल पूर्वी तोरण, द्वार एवं वेदिका का भाग जनरल कनिंघम ने प्राप्त किया था। इसके वेदिका पर स्तूप की मूल आकृति बनी है, जिसके आधार पर यह माना जाता है कि यह घंटा आकृति था, ठीक है। मतलब इसकी आकृति जो थी वो घंटाकार थी। तो इस प्रकार ये ये देख सकते हैं, ये देखो ये मतलब घंटाकार ये वाला जो आकृति देखने को मिल रही है इसकी, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने कनिंघम ने कहा था इसके बारे में, ठीक है। अब अमरावती के बारे में देखें तो यह सांची का स्तूप भरहुत से कई मामलों में अलग है। यह संगमरमर से बना है। यहाँ वेदिका तोरण के द्वार साथ साथ अंड पर भी शिल्प हैं, मतलब अंड और शिल्प और जो मतलब उसका तोरण है, ठीक है, सभी पे आपको चित्र मिलेंगे। और अमरावती में खुला प्रवेश द्वार बना है, ठीक है। नीचे 5 स्तंभ बने हैं जिन्हें आयक स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये देख सकते हैं आप यहाँ पे,
देखो यहाँ भी चित्रकारी बनी हुई है, यहाँ भी चित्रकारी है और यहाँ भी चित्रकारी है, और ये मतलब ये खुला वो बना हुआ है, ठीक है, और संगमरमर का ये बना हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। थर्ड अगर पॉइंट की बात करें तो सांची के स्तूप के जो तोरण द्वार पर काफ़ी कलात्मक ढंग से विविध विषयों के शिल्पों को उत्कीर्ण किया गया है, ठीक है। तो इसमें देखो अगर शिल्प की बात करें तो हीनयान शिल्प की बात करें तो इसके तहत बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित विषयों के शिल्प बने हैं, जिन्हें हाथी, घोड़ा, शेर, चक्र और पीपल वृक्ष आदि के द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। और जातक कथाओं के बारे में अगर बात करें इसमें जातक कहानियों के बारे में, तो इसके तहत बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानियों के विषय को शिल्प का रूप दिया गया है। इसमें छडेत, बेशनार और श्याम जातक के चित्र महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और लोक विषयों के शिल्पों के बारे में अगर बात करें सांची के स्तूप में, तो यक्ष, यक्षिणी यानी शाल और मंजिकाएं, पुष्पलता, नृत्य, संगीत, नाग, लक्ष्मी, गंधर्व आदि विषयों का चित्र यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपको सांची के स्तूप में चित्र देखने को मिलेंगे। अगर यही चीज़ अगर हम भरहूत में देखें तो भरहूत शिल्प कला के विषय में सांची जैसा ही मतलब देखने को मिलता है। इसमें हीन यानी जातक कथाएं और लोक आम विषय के शिल्प हैं। तो मतलब ये मध्य प्रदेश में है तो उसी के आसपास है, तो लगभग उससे से मिलती जुलती सारी चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पे, ठीक ठीक है। लेकिन अगर हम जो अमरावती स्तूप है उसके शिल्प की बात करें तो अमरावती में हीन यानी और महायानी दोनों बौद्ध विषयों के शिल्प मिलते हैं। देखो यहाँ पे दोनों जगह हीनयान के ही मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ हीनयानी और महायानी दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। तो हीनयान के तहत बुद्ध से जुड़े प्रतीक जैसे हाथी, घोड़ा, शेर, चक्र के शिल्प बने हैं। जबकि अगर बात करें महायानी परंपरा के तहत तो ये स्वयं बुद्ध की मूर्तियां बननी चालू हो गई, क्योंकि महायान लोग क्या करते थे कि मूर्तियों की भी, बुद्ध की मूर्तियों की भी पूजा करने लगे थे ये लोग, ठीक है। तो इसमें क्या था कि वेदिकाओं तथा द्वार स्तंभों पर जातक कहानियों के विषयों को भी शिल्प कला में स्थान दिया है, और यहाँ लोक एवं आम विषयों के शिल्प को काफ़ी महत्व दिया गया है। राजाओं और राजकुमारियों के महलों तथा आम स्त्री पुरुषों के अत्यंत कलात्मक एवं मनोरंजक शिल्प बनाए गए हैं। यहाँ की जो स्त्री मूर्तियाँ काफ़ी कलात्मक हैं और इन्हें कोमल काया, छरहर बदन तथा साज सज्जा के साथ बनाया गया है। तो यहाँ पर मतलब बहुत अच्छी चित्रकारी आपको देखने को मिलती है कि मतलब जो भी चित्र है वो मतलब बिल्कुल आप देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, इतना स्पष्ट तरीके से और इतने अच्छे मनमोहक चित्र बनाए गए यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सांची और भरहूत में अगर हम तुलना करें, क्योंकि देखो तीनों में तो तुलना हम लोगों ने कर ली, तो लगभग सांची और ये भरहूत तो सेम हमको दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अमरावती यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ हीनयान भी है, महायान भी है, तो यहाँ पे मतलब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन अगर सांची भी एमपी के रायसेन ज़िले में है और ये सतना में है भरहूत, ठीक है। तो इसमें क्या मतलब समानताएँ हैं इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो समानता के बिंदु अगर सांची और भरहूत में देखें तो दोनों स्तूपों का निर्माण मूलतः अशोक द्वारा करवाया गया है, और शुंग शासकों के संरक्षण में दोनों के मूल आकार को और बड़ा बनाते हुए काफ़ी भव्य विकास कराया गया है, ठीक है। तो ये दोनों में मतलब समानता है। ये दूसरी समानता की बात करें तो दोनों स्तूप हीनयान शाखा के उदाहरण हैं। दोनों पर बुद्ध से संबंधित घटनाओं को हीनयान प्रतीक एवं जातक कहानियों से संबंधित विषयों के शिल्प काफ़ी कलात्मक ढंग से बने हैं, ठीक है। और दोनों ही स्तूपों पर लोक जीवन से संबंधित विषयों यानी अप्सराओं, नाग, किन्नर, गंधर्व, लक्ष्मी, जानवर, पुष्प, लताओं आदि से संबंधित शिल्प बने हुए हैं, ठीक है। और दोनों बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो ये दोनों मतलब आपको बलुआ पत्थर से देखने को मिलेंगे, लेकिन जो अमरावती स्तूप है वो तो आपको देखने को मिलेगा संगमरमर का, ठीक है। तो वो संगमरमर से बना हुआ है, तो ये मतलब उससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। तो इस प्रकार ये देख सकते हैं कि ये हमारी 4 समानताएं इसमें देखी गई हैं, ठीक है। अब असमानता कौन कौन सी हैं इसमें, ठीक है। तो सांची का स्तूप अर्धगोलाकार है और सर्वांगपूर्ण स्तूप है एवं वर्तमान में भी पूर्ण सुरक्षित है। भरहूत स्तूप का जो है ये वर्तमान में नष्ट हो चुका है, ठीक है।
प्रायः नष्ट हो चुका है, मतलब थोड़ा बहुत अवशेष बचा हुआ है। और इसकी मूल आकृति को घंटाकृति के रूप में देखा जाता है, ये मतलब घंटा आकार का होता है। और सेकेंड है कि सांची की वेदिका साधी है, सांची की वेदिका सादी है, पर इस पर कोई अलंकरण नहीं है। भरहूत में वेदिका के साथ साथ तोरण द्वार पर शिल्पांकन किया गया है। तो देखो मतलब सांची का पूरा क्लीन है, जो भी है अलंकरण उस पर नहीं मिलता है जो उसकी वेदिका होती है, लेकिन भरहूत में वेदिका और तोरण द्वार दोनों पे चित्र मतलब अंकित किए गए हैं, ठीक है। और तीसरी अगर असमानता की बात करें तो मूर्तिकला की दृष्टि से सांची की मूर्तियाँ भरहूत से अधिक अच्छी हैं। सांची की मूर्तियाँ रिलीफ चित्र के वर्ग में आती हैं। रिलीफ चित्र के वर्ण में मतलब वर्ग में आती हैं। और इन मूर्तियों में 30 का आभास होता है, जबकि भरहूत में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मतलब जो ये आपको जो सांची में मूर्तियाँ जो हैं उनमें 3D मतलब त्रियामी यानी 3D आभास होता है, जबकि भरहूत में ऐसा नहीं है। भरहूत में बहुत स्पष्ट चित्र आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये पूरा था हमारा स्तूप के बारे में, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल में हम लोगों ने स्तूप के बारे में देखा। अब ये क्वेश्चन है, इनको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। जैसे मॉडल आंसर वो वाला मतलब था, एक और हम लोग मॉडल आंसर करेंगे, उसके बाद आपको कुछ आंसर दिए गए हैं उनको आपको स्वयं लिखना है, ठीक है। तो एक आंसर ये दिया गया है कि इसमें सांची की मूर्तियाँ भरहूत से अधिक कलात्मक एवं श्रेष्ठ हैं, ठीक है। तो विवेचना करनी है, तो जो हमने ऊपर देखा है वही हमको लिख देना है, बस एक मॉडल करके मतलब मॉडलाइज करके उसको अच्छे से लिख देना है। तो इसमें सांची एवं भरहूत के स्तूप बौद्ध परंपरा के उत्कृष्ट स्तूपों में से एक है, और इन स्तूपों में स्थापत्य कला के साथ साथ मूर्ति कला का भी भव्य प्रस्तुतिकरण है। दोनों के शिल्पों के विषय समान होते हैं। दोनों के जो शिल्पों के विषय हैं वो समान होते हुए शिल्प कलाओं में भिन्नता है। तो मतलब शिल्प कलाओं में ये भिन्नता है, और सांची का शिल्प जो भरहूत की तुलना में कलात्मक एवं श्रेष्ठ है, ठीक है। तो सांची को हम श्रेष्ठ श्रेणी में रखेंगे। और सांची के स्तूपों पर बनी हीनयान परंपरा के प्रतीकों जैसे कि हाथी, घोड़ा, पीपल, शेर, चक्र आदि को बहुत ही कलात्मक ढंग से उकेरा गया है। इसके तकनीकी को बहुत ही बेहतर ढंग से दिखाया गया है, ठीक है। और सांची तथा भरहूत दोनों पर अशोक तथा शुंग शासकों के संरक्षण को भव्य स्तूपों का निर्माण हुआ है। दोनों ही स्तूपों पर बुद्ध के नवीन इसमें दोनों पर बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं यानी कि जातक कथाओं तथा लोक विश्वासों से संबंधित अनेक शिल्प उत्कीर्ण किए गए हैं। लेकिन तकनीकी दक्षता के बिंदु एवं बनावट के अंतर पर दोनों में अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि सांची के स्तूप में 3D आपको शिला एवं रिलीफ चित्रण की श्रेणी में ये आते हैं, ठीक है, जिनकी तकनीकी भरहूत से अधिक उन्नत है, मतलब बहुत अच्छी है वहाँ से, ठीक है। और दोनों ही स्तूपों में जो तोरण द्वार होते हैं, ठीक है, तोरण द्वार तथा वेदिका केवल भरहूत पर हीनयान परंपरा के विभिन्न प्रतीकों यानी कि घोड़ा नहीं, हाथी मतलब अश्व, हाथी, शेर, बोधि वृक्ष, चक्र मतलब घोड़ा भी है, हाथी, घोड़ा, शेर, बोधि वृक्ष, चक्र आदि के शिल्प जातक कथाओं तथा आम लोक विश्वासों से संबंधित शिल्प और यक्ष, यक्षिणी तथा नाग, लक्ष्मी, पुष्प, लता, जानवर आदि के जो मतलब चित्र बने हुए हैं। लेकिन भरहूत की अपेक्षा सांची की मूर्तियों में उभार पक्ष ज़्यादा बेहतर है। इसका त्रिविमीय ये मतलब 3D यानी त्रिविमीय चित्र है यहाँ पे। और जो सामाजिक उत्सव, स्त्रियों की साज सज्जा, वेशभूषा आदि का शिल्पांकन सांची में काफ़ी बारीकी से किया गया है। और सांची के जो स्तूप होते हैं इतने बारीक और तकनीकी रूप से दक्ष हैं कि पत्थरों में दूर से वंशी, बीड़ा तथा ढोल जैसे वाद्य यंत्रों को आसानी से पहचाना जा सकता है। तो मतलब इतना स्पष्ट है कि जो बंसी होती है, जो बांसुरी नहीं होती है, उसको भी हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना मतलब उन्नत वहाँ की तकनीकी है। तो इसमें ये सांची में बने जानवर, पुष्प, यक्षिणी की मूर्तियाँ भरहूत से अधिक उन्नत आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है, मतलब अच्छी हैं वहाँ से। और सांची के चित्रों में जो डिस्टेंस डायमेंशन को भी तोड़ा गया है एवं जो मूर्तियों को 3D रूप में दिया गया है। और यहाँ के शिल्प से
यहाँ के जो शिल्प हैं इससे दूर से ही स्पष्ट ढंग से दिखाई देते हैं कि आप दूर से पहचान सकते हैं कि ये इस चीज़ का चित्र है, यानी हाथी का चित्र है तो आप दूर से देख के ये बता सकते हैं कि हाँ ये हाथी का चित्र है, ठीक है। तो इतना स्पष्ट है, जबकि वो छोटे छोटे पार्ट पे बने हुए हैं। जबकि भरहूत में ऐसा नहीं है, अतः कहा जा सकता है कि सांची के शिल्प मूर्तिकला में भरहूत से अधिक श्रेष्ठ हैं। तो देखो ये देखो कितना आपको आता है ये नहीं मतलब है, लेकिन किस प्रकार आप उसको आंसर को लिखते हैं। देखो जैसा क्वेश्चन की डिमांड हो आंसर उसी प्रकार लिखना चाहिए। हमको कितना आता है वो नहीं लिखना होता है, हमें फ्रेम करना होता है कि क्या पूछा गया है, तो एक्चुअली में वही हमको लिखना होता है। तो देखो सांची और इसकी तुलना पूछी गई है और सांची की श्रेष्ठता के बारे में पूछा गया है। तो देखो सारी चीज़ें जो है सांची में जो जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हीं को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आंसर की फ्रेमिंग होती है। तो मेंस आंसर राइटिंग आप लोग कीजिए, क्योंकि अभी बहुत प्रीलिम्स में टाइम है, तो मेंस आंसर राइटिंग करना चालू कर दीजिए। तो आपका ये आर्ट एंड कल्चर हमारे साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इनको आप लोगों को क्वेश्चन को लिखना है, और टेलीग्राम और फेसबुक दोनों ग्रुप हैं, वहाँ पे आप लोग अपने क्वेश्चन को पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक दूसरे का क्वेश्चन चेक भी कर सकते हैं पढ़ के कि किसने कैसा लिखा है, और पूरा मैंने फ्रेम तो आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है। तो इसमें कौन है स्तूप स्थापत्य से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख लक्षण। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्तूप के स्थापत्य कला के बारे में बताना है और उसके प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है वो लिख देनी है इसमें, ठीक है। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से आगे स्तूपों के विकास का निरूपण कीजिए अथवा स्तूपों के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। तो देखो ये छोटे छोटे आंसर लिखने हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, तो उनके बारे में देख लेना। वो तो हेडिंग बनी हुई है, वहाँ से थोड़े बहुत अपने वर्ड जोड़ के अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। स्तूप कला बौद्ध दर्शन और लोकपन्य विषयों तथा कथानकों की अभिव्यक्ति है, विवेचना कीजिए। तो ये वाला हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन देख लिया इसका आंसर, ठीक है, जो शुरुआत में देखा था। और ये है सांची के स्तूप एवं शिल्प कला की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो केवल इसकी शिल्प कला और स्तूप के बारे में ही बताना है, तो हमको थोड़ा थोड़ा उसका चीज़ें बताते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है कि भरहूत स्तूप के कलात्मक लक्षणों की चर्चा करनी है। तो यहाँ पर केवल भरहूत के बारे में हमको बात करनी है, ठीक है। भरहूत स्तूप कहाँ पर स्थित है, किसने बनवाया है, उसकी विशेषता क्या है, और उसकी कलात्मक लक्षणों को हमको प्रदर्शित कर देना है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है सांची और भरहूत के स्तूपों में तुलना कीजिए। तो ये तो तुलनात्मक तो हम लोगों ने देखनी, जो हमने तुलनाएं वो लिखी थी, जो समानता है, ठीक है। समानता वाले पार्ट को उठाते हैं, एक मतलब इंट्रोडक्शन लिखते हैं, समानता वाले पार्ट को उठाते हैं, ठीक है। तो उसकी तुलना कर देते हैं, असमानता जितनी असमानताएं देखने को मिली हैं उन उसमें हम लोग तुलना कर देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। नेक्स्ट है अमरावती स्तूप पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पूरा अमरावती में जो हम तुलना में लिखे हैं ना वही आप लिख के आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और सांची की मूर्तिकला तथा भरहूत की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने देख ली ही लिया ये वाला आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों को फ्रेमिंग करनी है आंसर की, और वो आंसर को लिखना है आप लोगों को, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो है अपने आप लाइक कर सकते हैं इसको, ठीक है। और जो अब लगता है कि ये बेनिफिशियल कोर्स है, अगर किसी को इससे फ़ायदा हो सकता है तो ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। और देखो अगला टॉपिक हमारा रहेगा मंदिर स्थापत्य कला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से तो हमारा मंदिर चलेगा, तो मंदिर के बारे में पूरा हम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या है, उसका कैसे विकास हुआ और उसकी भूमिका क्या है, उसकी शैलियाँ क्या है, ठीक है। तो ये नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, बेसर शैली है, इनके बारे में देखेंगे और इनकी तुलना भी करेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार हम पूरा मतलब उठाएंगे, संकल्पना, दर्शन, उद्भव, जैसे मतलब आंसर पूछे जाते हैं उसी टाइप में पूरा का पूरा नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए और अपना सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका अगर पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं इसका जो हमारा ये पूरा कंप्लीट होगा, जब पूरा ये स्थापत्य कला वाला पार्ट ए, ठीक है। तो वो जब पूरा हो जाएगा तो ये मैं पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा वहाँ पे, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। अपना रख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।